नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। आज हम रूबरू हो रहे हैं उस शख्सियत से जो न सिर्फ अपराधियों को सजा सुनाते हैं बल्कि आम आदमी को कानून की जानकारी भी देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहबराम मोटियार की। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिले में विधिक साक्षरता शिविर किस तरह काम कर रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका लेवल पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक साक्षरता, विधिक सहायता और लोक अदालत के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन तीनों कार्यक्रमों का उद्देश्य आम आदमी को कानूनी जानकारी प्रदान करना व शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना। जी। विधिक साक्षरता शिविर किन किन क्षेत्रों में लगाते हैं? विधिक साक्षरता शिविर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विधिक जानकारी के क्षेत्र में लगाए जाते हैं। जी। आम आदमी को सामान्य समझ के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है। जो कानून उनके दैनिक जीवन में सामान्यतः कहीं न कहीं रूबरू होते हैं, जी। उन्हीं कानूनों को न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं के सहयोग से कैंप लगाकर आम आदमी को जानकारी प्रदान करते हैं। जी सर, एक हम जानना चाहेंगे, जब गांव में कैंप लगता है आपका, तो उस समय अपराध और कानून को की जो विसंगतियां उसको लेकर भी कुछ लोगों की बात आती होगी, तो क्या किस तरह की बातें आती हैं आपके सामने? विधिक साक्षरता शिविर के दौरान आम आदमी अपनी कानूनी समस्याओं, जिज्ञासाओं को प्रकट करता है। जी। हम लोग कानून के तहत उनके समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको कानून के अनुसार अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी। समस्याएं कानूनी रूप से सुलझाई जा सकती है, इसके लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। जी। और काफी हद तक लोग अपनी समस्याओं को कानून के अनुसार निपटाने के लिए सहयोगी बनते भी हैं। जी। ये हम जानना चाहिए, जैसे क्राइम को लेकर भी कुछ तरह के सवाल आते होंगे, तो इस तरह कोई बात होती है किन कारणों से अपराध हो रहे हैं? अपराध का मूल कारण जो स्पष्ट होता है, जी। और हम जो महसूस करते हैं, वो अज्ञानता और अशिक्षा। जी। ये दो कारण वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, लेकिन इसके साथ एक गरीबी जी भी इसका मूल कारण है। गरीबी है तो अशिक्षा है। जी। और जब ये दोनों कारण मिल जाते हैं तो निश्चित ही आदमी सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता, और कहीं ना कहीं मजबूरीवश, भूलवश या आवेशवश गलतफहमी में गैर कानूनी कार्य की ओर अग्रसर हो जाता है। जी। सर, क्या कारण है कि तमाम प्रयासों के बावजूद लोग कानून को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपराध करते हैं, यानी कानूनी ज्ञान नहीं है इसलिए वो अपराध करते हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि आवेश में आकर भी ऐसा होता है, कई कारण भी आपने बताए, बिल्कुल वही कारण भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग कानून को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? कानून न समझने का कारण अशिक्षा है, जी। अज्ञानता है, गरीबी है। लेकिन कहीं न कहीं हम अभी भी आम आदमी तक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं।
शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। जी। सरकार की ओर से पूरा प्रयास है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जी, लेकिन जैसा कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं इस मामले में कि जिस तरह से नई पीढ़ी, खासतौर पर जो पढ़ी लिखी जमात है, वो भी अपराध की तरफ रुख करने लगी है, इसका क्या कारण मानते हैं? चारित्रिक शिक्षा का अभाव। जी। आज की शिक्षा व्यवस्था व्यवसायीकरण की ओर ले जाती है। जी। व्यवसायीकरण जब शिक्षा का हो गया तो एकमात्र उद्देश्य ये इनके प्रकरण धन कमाना रह गया। जी। विद्यार्थी शिक्षा पे खर्च करता है और वो अपार धनराशि जो उसने शिक्षा पर खर्च की है, वो जब सही तरीके से अर्न नहीं कर पाता तो कहीं न कहीं शॉर्टकट गैरकानूनी तरीका अडॉप्ट कर लेता है। जी। और ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा का अभाव मूल कारण है। जी, यानी शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था में चारित्रिक शिक्षा उसको मजबूत करने की जरूरत है, की आवश्यकता है। जी। भारतीय कानून की अवधारणा क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। भारतीय कानून आम आदमी के साथ न्याय की बात करता है। जी। भारत के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। विधि का शासन है, कानून में कोई सर्वोच्च नहीं है। कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है और यह मूल अधिकार हमें संविधान के तहत आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। और यह प्रजातंत्र की एक नींव है, हमारे विकास का आधार है। जी। हम जानना चाहेंगे विधिक सहायता की प्रक्रिया क्या है? विधिक सहायता के लिए किसी पक्षकार का किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित होना आवश्यक है। पक्षकार विधिक सहायता समिति के कार्यालय में एक आवेदन प्राप्त कर अपने पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त करा सकता है। उस अधिवक्ता की फीस विधिक सहायता समिति के द्वारा देय होती है। जी। इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। एक आवेदन न्यायालय को प्रस्तुत करना होता है। जी। इसके लिए पात्रता क्या क्या है? किस तरह के लोग आपसे विधिक सहायता मांगने के हकदार हो सकते हैं? विधिक सहायता के लिए सामान्य श्रेणी में 1.25 लाख रुपए तक की आय का वर्ग विधिक सहायता का पात्र है। जी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं, बच्चे, जेल में बंदी, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोग विधिक सहायता के अधिकारी हैं। जी। इस समूह के लिए किसी प्रकार की आय की कोई सीमा नहीं है। जी। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं रहती है। पक्षकार को उस कैटेगरी के तहत आवेदन करना पर्याप्त है। जी। हम जानना चाहेंगे लोक अदालतों के माध्यम से एक आम आदमी को न्याय दिलाना कितना आसान है? लोक अदालत की अवधारणा हमारी पुरानी पंचायती व्यवस्था से ली गई है। जी। लोक अदालत का सीधा तात्पर्य जनता की अदालत, जनता के प्रतिनिधि न्यायाधीश के साथ बैठकर समझाइश से
फैसला लेते हैं। जी। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री की भांति है। लोक अदालत में न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि किसी भी पक्ष की जीत या हार नहीं होती। दोनों पक्ष अपने आप को विजयी महसूस करके और भाईचारे से अपने घर जाता है, खुशी खुशी जाता है और उस प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है। जी, यानी एक सशक्त माध्यम कह सकते हैं इसको। तो लोक अदालत समाज में भाईचारे की भावना बढ़ाती है। जी। ये कहीं न कहीं न्यायपालिका पर मुकदमों के बढ़ते अंबार को कम करने में भी सहायक हुई है। जी सर, हम जानना चाहिए, कहा जाता है कि विधिक सहायता की जो राशि है वो बहुत कम है। हालांकि सरकार ने 4 गुना बढ़ाया है अभी पिछले साल, लेकिन फिर भी बताते हैं कि जिस तरह से बाकी है उस तरह से राशि अभी भी कम है। आपका क्या कहना है? विधिक सहायता की राशि सरकार ने अभी 4 गुना तक बढ़ाई है। जी। लेकिन ये बात सही है कि सीनियर अधिवक्ता इस राशि में काम करने में इच्छुक नहीं रहता है। जी। इसलिए जो पसंद के अधिवक्ता का चयन है वो कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी न्यायालय के आग्रह पर जी। अधिवक्ता न्यायिक सहयोग के लिए आगे रहते हैं और पक्षकार के अनुरोध पर इस राशि पर भी न्यायिक कार्य में सहयोग करते हैं। जी। अधिवक्ता के रूप में सेवाएं देते हैं। जी, जैसा भी आपने खुद कहा कि पहले मुकदमों का जो अंबार है न्यायालय पे बहुत ज्यादा भार है, बहुत ज्यादा, इसलिए आप लोग प्रेशर में रहते हैं, खासतौर पर न्यायपालिका। ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है काफी कारगर साबित हो सकता था, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है ग्राम न्यायालय को लेकर वो कारगर है? ग्राम न्यायालय छोटे मामलों के लिए गांव में आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए गठित किए गए। जी। बहुत अच्छी तरह से कार्य चल रहा है। छोटे प्रकरणों में आम आदमी को अपना काम छोड़कर न्यायालय तक आने की आवश्यकता नहीं रहती। खुद न्यायालय गांव में कैंप लगाकर वहां के प्रकरणों को वहीं पर पक्षकारों को सुनकर निर्णित करता है। तो ये आम आदमी को शीघ्र और सस्ता न्याय प्रदान करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जी। हनुमानगढ़ जिले में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं अभी? हनुमानगढ़ जिले में जिला न्यायालय स्तर पर 1 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहा है। कहाँ पे? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में ही? जिला न्यायालय स्तर पर। जी। राजस्व संबंधी मामलों में विधिक सहायता की क्या प्रक्रिया है? विधिक सहायता राजस्व प्रकरणों के लिए भी निर्धारित है। जी। पक्षकार राजस्व प्रकरण में पात्रता के अनुसार आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। जी, लेकिन कहा जाता है कि राजस्व प्रकरणों का निस्तारण विधिक सहायता से बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है आमतौर पर। क्या सच्चाई है? ये बात सही है कि राजस्व न्यायालयों से विधिक सहायता समिति को आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं। जी। इसके लिए जब भी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होती है, हम लोग उन तक विधिक सहायता समिति के तहत आम आदमी को मिलने वाली विधिक सहायता की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उनको बताते हैं और उनका सहयोगात्मक रवैया रहता है। लेकिन कहीं न कहीं विधिक सहायता समिति कोई आवेदन प्राप्त न होना
इस बात को इंगित करता है कि जानकारी का अभाव है। जी, ऐसा देखा जाता है कि मनोरोगियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। खासतौर पर हम देखते हैं सड़कों पर जिस तरह से मनोरोगी घूमते हैं, कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पे न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। आपका क्या कहना है? मनोरोगियों की उचित सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य के लिए विधिक प्रावधान बने हुए हैं। जी, जरूरत है सामाजिक चेतना, जागरूकता की। कानून तब कार्य करता है जब उसके ज्ञान में कोई प्रकरण आता है। अगर कोई मनोरोगी शहर में या सार्वजनिक स्थान पे घूमता पाया जाता है तो आम आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको प्रशासन के ज्ञान में लावे और प्रशासन को सूचना पर विधि अनुसार कार्रवाई करनी होती है। उसको चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सालय में रेफर करना पड़ता है। उसके लिए विधिक प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। लेकिन अगर ऐसी इत्तला प्राप्त नहीं होती है तो कहीं न कहीं ये बात सही है कि मनोरोगी अपने विधिक अधिकार से वंचित भी रह जाता है। जी, कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि पाठ्यक्रमों में कानूनी नॉलेज के समावेश की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है ये? पाठ्यक्रमों में पहले से ही कानूनी विषय समाहित हैं। जी, हम लोग भी जब पढ़ते रहे हैं, हमने नागरिक शास्त्र पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। उसमें हमारे भारत के संविधान के प्रावधानों को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, डेमोक्रेसी को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और दंड संहिता की बात कर रहे हैं और संविधान हमारे कानूनों का मूल आधार है। जी, तो उसकी तो पाठ्य सामग्री में विषय के रूप में पढ़ाई है। जहां तक दंड विधान को पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रश्न है, जी, तो इसको ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं आम जानकारी के हिसाब से शामिल किया जाता है। जी, तो इसमें कोई दिक्कत जी, नहीं। सबके लिए फायदेमंद है कुल मिलाकर। जी सर, महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? खासतौर पर तब जब पिछले 3 साल की बात की तो राजस्थान में दुराचार के काफी मामले बढ़े हैं। 18,000 से लेकर सीधा 20,000 से क्रॉस कर गया आंकड़ा। क्या कारण मानते हैं आप? नैतिकता का पतन, नैतिक शिक्षा का अभाव। व्यक्ति जो कर रहा है उसको समझता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। जी, सामान्य समझ के आदमी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। मनोवैज्ञानिक कारण भी व्यक्ति के पीछे रहते हैं। सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति जब अपराध करता है तो या तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है, अवसाद का शिकार है, या किसी नशे के अधीन होकर ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। जी, जरूरत है सामाजिक रूप से चारित्रिक शिक्षा की। चारित्रिक शिक्षा बच्चा जब पैदा होता है तभी घर से शुरू हो जाती है। घर में जो हमें संस्कार मिलते हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चों का, माँ बाप का कहीं
व्यवसाय के कारण नजदीकी न रहना, बच्चों का गलत संगत में जाना निश्चित तौर से उन्हें चारित्रिक पतन की ओर ले जाता है। और अंततः जब वह कहीं गलत आदतों का शिकार हो जाता है तो उसको सामान्य समझ नहीं रहती, वो सवास नहीं रहता, नशे का आदी हो जाता है और वो गलत कृत्य करने के लिए उतारू हो जाता है। बच्चा हमारा है, समझ हमें देनी है, चारित्रिक विकास हमें करना है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति नहीं है, आपवादिक स्वरूप ऐसे प्रकरण आते हैं जी, जो निंदनीय है, लेकिन इनको भी हम संस्कार, शिक्षा के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। जी कानून अपनी जगह काम करता है। जी सर, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून से जुड़े लोगों को पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून से जुड़े लोग भी कार्य करते हैं। जी अधिवक्ता सामाजिक रूप से जुड़ा रहता है। जहां भी जरूरत रहती है, अधिवक्ता सामाजिक कार्यकलापों में योगदान करता है। न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सब लोगों का सामूहिक प्रयास रहता है कि सब कुछ विधि अनुसार कार्यवाही हो। तो ऐसा नहीं है कि विधि से जुड़े हुए लोग सामाजिक जागरूकता की ओर कार्य नहीं कर रहे। और आखिर में हम जानना चाहेंगे, अपराध मुक्त समाज के निर्माण में खासतौर पर एक व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है? एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी व्यक्ति एक है, लेकिन उसकी समझ सबको साथ लेकर आगे बढ़ा सकती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। जी समाज की जागृति के लिए कार्यक्रम करके वो समाज में एक नई चेतना पैदा कर सकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यों को हम याद कर सकते हैं। वो अकेले थे, लेकिन पूरा देश उनके साथ था। तो अकेला आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जी सर, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।